हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बिहार राष्ट्रीय आयसा मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित विज्ञान के प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि इस तरह के प्रश्नों को एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, देखिएगा, पहला प्रश्न है कि कौन सी धातु नरम होती है और चाकू से काटी जा सकती है। तो दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि कौन सी धातु जो है नरम होती है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्या वो सोना है, कैल्शियम है, सोडियम है या तांबा है? दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सोडियम जो होता है, सोडियम जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और सोडियम जो होता है एक क्रियाशील धातु होता है, जो हवा और पानी के संपर्क में आने से आग लग जाता है। हवा और पानी या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से तुरंत आग लग जा सकता है, इसीलिए इसे किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा गुण इसे अग्निशामक यंत्र में उपयोग करने के लिए उपयुक्त बनाता है? किस कारण से, यानी उसका कौन सा गुण है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड को अग्निशामक यंत्र में उपयोग करने के लिए बनाया जाता है? क्या यह ऑक्सीजन से हल्का होता है? तो ऑक्सीजन से हल्का तो कार्बन डाइऑक्साइड होता नहीं है। यहाँ पे है कि यह ईंधन के तापमान को बढ़ाता है। तो ईंधन के अगर तापमान को बढ़ाए तो आग कम नहीं होता है, आग और फैलता है। एक और यहाँ पे है कि यह ऑक्सीजन से भारी होता है। हाँ, यह ऑक्सीजन से भारी होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे सिलेंडर से निकलने पर यह मात्रा में सिकुड़ता है। तो सिलेंडर से निकलने से सिकुड़ता नहीं है दोस्तों, यह फैलता है। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो ऑप्शन जो है इसका तीसरा हो जाएगा कि यह ऑक्सीजन से भारी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन से भारी होता है, इसके इसी गुण के कारण अग्निशामक यंत्र में उपयोग करने के लिए उपयुक्त बनाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, भारत में सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? यानी भारत में जो है सहायक संधि जो है किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बैटिंग, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड वेलेजली? तो दोस्तों, भारत में जो है सहायक संधि, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सहायक संधि जो है लागू करने वाला गवर्नर था वो लॉर्ड वेलेजली था। लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लागू किया था। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के काल में पहली रेल सेवा चली थी। और लॉर्ड जो बैटिंग है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसके कार्यकाल में सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा का अंत जो है, सती प्रथा का अंत जो है किसके काल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। और लॉर्ड जो डफरिन है, जिसके कार्यकाल में, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुलक का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन बहुलक नहीं है? तो दोस्तों, सेलुलोज, यहाँ पे ग्लूकोज है, सेलुलोज है, नायलॉन है और स्टार्च। कमेंट कीजिएगा आप सभी लोग, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा कि इनमें से कौन बहुलक नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ग्लूकोज जो होता है वह एक बहुलक नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज जो होता है यह बहुलक नहीं होता है, बाकी ये सभी बहुलक के उदाहरण हैं। मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति परास है। तो मानव कान के लिए जो श्रव्य की आवृत्ति का परास जो होता है वो कितना, यानी मानव कितने से कितना तक की आवाज को, इन ध्वनि को सुन सकता है, उसकी आवृत्ति क्या हो सकती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो याद रखिएगा, 20 HZ हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसका राइट आंसर कितना होगा? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है तीसरा इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। तीसरा हो जाएगा, मानव कान के जो सुनने की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक होती है। और ये दोस्तों 20 से कम नहीं सुनाई देता है और 20 से अधिक भी मानव नहीं सुन सकता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जंग का रासायनिक सूत्र होता है, यानी जंग का रासायनिक सूत्र कौन होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि Fe2O3, Fe2O3 यानी Fe2O3, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, त्वरित तूफान के समय, त्वरित तूफान के समय क्या करना चाहिए? छाता लेकर चलना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, छाता लेकर नहीं चलना चाहिए। जब त्वरित
तूफान यानी कि जब बिजली कड़के और तूफान हो तो समय छाता लेकर नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे खुले स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए, तो खुले स्थान पर भी खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि बिजली और तूफान से खतरा हो सकता है। यहाँ पे ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए, तो ऊंचे स्थान भी यहाँ पे स्वाभाविक नहीं है। और यहाँ पे देखिए चौथा है कि किसी कार अथवा बस में खिड़की दरवाजे बंद करके बैठना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि जब भी अगर त्वरित तूफान के समय क्या करना चाहिए, किसी कार अथवा बस में खिड़की दरवाजे बंद करके बैठना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, ओजोन परत हमें किन विकिरणों से बचाती है, यानी ओजोन परत जो है किस विकिरण से बचाती है। तो इसका सही जवाब क्या वो अवरक्त किरण होगा, माइक्रोवेव होगा, परावैंगनी होगा या एक्सरे होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो परावैंगनी किरण हो जाएगा। परावैंगनी किरण जो हो जाएगा हमें ओजोन परत से बचाती है। परावैंगनी किरण को अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक्सरे जो होता है, एक्सरे से टूटी हुई हड्डियों की जांच की जाती है। एक्सरे से टूटी हुई हड्डियों की जांच की जाती है। सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि, यानी कि सभी वाहन के डिजाइन किस प्रकार बनाए जाते हैं, यानी द्रव घर्षण बढ़ जाए या द्रव घर्षण कम हो जाए, इससे द्रव घर्षण नहीं बदलता है, या इस तथ्य की कोई वैज्ञानिक अवधारणा नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि द्रव घर्षण जो है कम हो जाए, उसी प्रकार सभी वाहन के डिजाइन को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हो जाएगा ऑप्शन, इसका दूसरा राइट आंसर कर लेंगे, ऑप्शन 2। मानव नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को डैश कहा जाता है, यानी मानव नेत्र के पारदर्शी जो अग्रभाग होता है, यानी सामने वाला जो भाग होता है, आगे वाला भाग, उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है। जैसे परिताड़िका है, कार्निया है, प्रकाशिक यांत्रिका है या रेटिना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा कार्निया। मानव नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया कहा जाता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग अंत में बताइएगा कि 25 में से आप लोग का कितना सही जाता है, और जिस भी प्रश्न का उत्तर अगर जानते हो तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा, और वीडियो कैसा लग रहा है ये आप लोग भी बताइएगा कि किस प्रकार का है, ये आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि किसी क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी दूसरे क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर बल लगाता है, यानी किस प्रकार का बल लगाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आकर्षण है, प्रतिकर्षण है, कोई बल नहीं लगाता या कहा नहीं जा सकता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है 2 राइट आंसर कर लेंगे। प्रतिकर्षण बल जो हो जाएगा इसका राइट आंसर किसी क्षण चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव या किसी दूसरे क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है कि प्रतिकर्षण बल लगता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु हटाने के बाद भी लगभग डैश बना रहता है, यानी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु को अगर वहां से हटा भी दें तो रेटिना पर कितने समय तक वह प्रतिबिंब बना रहता है, ये आपसे पूछा गया है। तो 1/4 सेकेंड या 1/2 सेकेंड, 1/8 सेकेंड या 1/16 सेकेंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1/4 सेकेंड जो होता है, 1/4 सेकेंड होता है वह बना रहता है। यानी वस्तु को, अगर कोई वस्तु डब्बा रखा हो और डब्बा को हटा भी दें तो हमारी आंखों पर यानी रेटिना पर लगभग 1/16 सेकेंड के लिए वो प्रतिबिंब बना रहता है। यह आप लोग याद कर लीजिएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, यानी चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल है, सिरका अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है और ऑक्जेलिक अम्ल है। तो दोस्तों चींटी के डंक में जो होता है, चींटी के डंक में वो फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल होता है जिसका दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल भी होता है। मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं ऑप्शन में फॉर्मिक अगर ना दें तो मेथेनोइक देता है, ये ध्यान में रखिएगा। और सिरका अम्ल को है, सिरका अम्ल को एसिटिक अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। सिरका अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये दोस्तों लैक्टिक अम्ल जो होता है, लैक्टिक अम्ल यह किस में पाया जाता है, तो दूध दही में पाया जाता है। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। और ये जो ऑक्जेलिक अम्ल जो है, ऑक्जेलिक अम्ल यह किस में पाया जाता है, तो यह टमाटर में या पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। साथ ही साथ एक और अम्ल होता है जिसको बोलते हैं टर्टरिक अम्ल। टर्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दोस्तों टर्टरिक अम्ल जो होता है वह इमली में पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है, टर्टरिक अम्ल, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कौन सा सूचक मूल विलयन में
गुलाबी रंग देता है। यानी कौन ऐसा सूचक है जो मूल विलयन में गुलाबी रंग देता है? यहाँ में मिथाइल ऑरेंज है, लाल लिटमस पेपर है, फेनोल्फथेलिन है या नीला लिटमस पेपर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर वो हो जाएगा फेनोल्फथेलिन जो होता है यह मूल विलयन में गुलाबी रंग देता है। ऑप्शन जो है इसका तीसरा राइट आंसर कर लेंगे, ऑप्शन तीसरा। मोम का पिघलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोम जो पिघलता है तो किस प्रकार का उदाहरण है, किस प्रकार का परिवर्तन है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जैविक है, रासायनिक है, भौतिक है, भौतिक और रासायनिक दोनों है। तो दोस्तों मोम पिघलता है, ध्यान रखिएगा कि जब मोम पिघलता है तो वह भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों? तो भौतिक परिवर्तन होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन जो है इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। मोम का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन होता है। अगर यहीं पे पिघलने के स्थान पर अगर जलना लिख दे, जलना, तो दोस्तों वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है और मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए बनाए जाने वाले डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है क्योंकि? तो जो भी खाद्य पदार्थ होता है उसके डिब्बे पर क्या किया जाता है? लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर याद कर लेंगे कि टीन जो होता है लोहे से कम क्रियाशील होता है, यानी लोहा से कम क्रियाशील होता है, इसलिए लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि टीन जो होता है लोहे से कम क्रियाशील होता है। प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस का जो है प्राथमिक घटक कौन होता है? हाइड्रोजन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा कि प्राकृतिक गैस का जो प्रमुख घटक होता है यानी प्राथमिक घटक जो होता है वो कौन सा होता है? तो मीथेन होता है। कौन होता है? वो राइट आंसर जो हो जाएगा मीथेन होता है। कौन सा? मीथेन होता है, जिसे CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। CH4 जो 70% से 90% के बीच होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 70 से 90% के बीच में मीथेन पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होता है? तो मीथेन होता है प्राकृतिक गैस में। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? कौन ऐसा गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसमें से कौन है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? तो इसका राइट आंसर कर लेंगे। इसका राइट आंसर वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड CO से कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पे हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड H2O। यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन जो होता है O2 होता है। तो अगला प्रश्न देखिए, कैलोरी मान की इकाई क्या है? इन कैलोरी मान की इकाई जो है कितनी होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि कैलोरी मान की इकाई जो होती है किलोजूल, किलोजूल प्रति किलोग्राम, किलोजूल प्रति किलोग्राम। याद रखिएगा किलोजूल प्रति किलोग्राम कैलोरी मान की इकाई जो होती है किलोजूल प्रति किलोग्राम। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था? यानी चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम कब रखा था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर वो याद कर लीजिएगा कि 21 जुलाई 1969, 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर जो है तीसरा हो जाएगा। जब एक पटाखा प्रज्वलित किया जाता है, यानी जब एक पटाखे को प्रज्वलित यानी जलाया जाता है तो एक अचानक प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और बड़ी मात्रा में गैस बनती है। ऐसी प्रतिक्रिया कहलाती है। यानी जब हम पटाखे को जलाते हैं तो एक आवाज आता है और साथ ही साथ उसमें ऊष्मा होता है, प्रकाश होता है, ध्वनि होता है और क्या है, बड़ी मात्रा में गैस बनती है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उसे विस्फोट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विस्फोट। धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी धातु के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होता है। ये राइट आंसर है।
यहाँ पे देखिए सोडियम और सोना वह धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों सोडियम को तो चाकू से काटा जा सकता है लेकिन सोना को तो नहीं काटा जा सकता, यानी कि ये कथन जो है गलत है। यहाँ पे पारा सबसे हल्की धातु होती है, तो पारा हल्की धातु सबसे हल्की धातु तो नहीं होती है। फिर यहाँ है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता, ये भी गलत बात है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है एक इसका सही जवाब हो जाएगा कि धातुओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रकृति में कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं, तो ब्रेल लिपि में दोस्तों 63 बिंदुकित होते हैं, 63, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। 49 में इन्हीं अंकों वाली कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 11 से विभाज्य हो जाए, यानी कि 49 में कौन सी संख्या, और ये भी साथ में है कंडीशन कि इन्हीं अंकों वाली, तो इन्हीं अंकों वाली में हम, तो देखिए ये तो 4 और 9 तो अलग अलग है, और देखिए इसमें से क्या है कि 49 में तो 49 नहीं जोड़ेंगे, कौन से जोड़ेंगे 9 और 4, यानी इसी अंक से बना है 9 4 13, और 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा। और इसको अगर हम 11 से डिवाइड करें तो देखिए 11 एकम 11 हो जाएगा, 3 और 3 11, 3 कितना 33 हो जाएगा, और ये क्या आ गया पूरा पूरी कट गया यानी विभाज्य होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर कर लेंगे, ऑप्शन 1 की 94 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया कहलाती है, यानी मृत वनस्पति के जो कोयले में परिवर्तन की जो धीमी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बनीकरण। कार्बनीकरण जो है कहते हैं, जो धीमी प्रक्रिया होती है उसे कार्बनीकरण कहते हैं। तो दोस्तों ये आज के टॉप जितने भी प्रश्न थे, यानी कितने 25 प्रश्न थे, तो आप लोग को कमेंट में बताना है दोस्तों कि 25 में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब किया। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अगर आए तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग को किस पर वीडियो चाहिए, ये आप लोग बताइए, मैं उसे बनाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।